तो बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बेसिकली होता क्या है इस बात को समझिए ज़रा। जैसे मान लो हमारे पास एक पेन है, किसी ने बोला हमको क्या करना है, ये दोनों वेक्टर ए और ये वेक्टर बी इस तरह से रखे हुए थे, तो हमें a माइनस बी निकालना है। तो बच्चों a माइनस बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो a माइनस बी निकालना है। तो देखो a माइनस बी, तो बच्चों ये अभी क्या है, b वेक्टर है, और इसका अगर हमें निगेटिव वेक्टर निकालना होता है तो क्या करते थे हम लोग, 180 से ऐसे रोटेट कर देते थे। ठीक है, समझ में आया। तो पहले देखो दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा रहा हो, यहाँ से यहाँ तक अगर एंगल थीटा रहा हो बच्चों, जो हम ऐसे रोटेट कर देंगे यहाँ आ जाएगा, तो दोनों के बीच में भी एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। और ये कितना एंगल होगा, तो पहले देखो क्या था, यहाँ ऐसे एंगल थीटा था। ठीक है, ये एंगल, ये बी वेक्टर पहले था, ये बी वेक्टर पहले था, अब ये माइनस बी वेक्टर हो गया है। ठीक है बच्चों, तो पहले ये एंगल थीटा था, ये एंगल पहले क्या था ये एंगल पहले थीटा था। तो अब ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का बच्चों, ये एंगल 180 हो जाएगा, 180 डिग्री। अब उसमें से थीटा कैलकुलेट निकाल दो अगर, तो ये एंगल कितना बच जाएगा बच्चों, 180 माइनस थीटा। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में भी एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा डिग्री। क्लियर है, समझ में आया ये चीज़। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में भी एंगल है 180 माइनस थीटा। क्लियर है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा किधर जाएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बच्चे इधर जाएगा, ऐसे कुछ होगा, ये वाला इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ए माइनस बी का रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और रिजल्टेंट और ये ए वेक्टर एक दूसरे से अल्फा एंगल बनाएंगे, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर। अब देखो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया बच्चों, बी वेक्टर को 180 से रोटेट करवा दिया ऐसे, बी वेक्टर को क्या किया हमने 180 से रोटेट कर दिया इस तरह से, और ये हमारा 180 से हमने रोटेट किया बच्चों। तो हमने देखा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बना है कितना बना है, 180 माइनस थीटा। क्लियर, ये एंगल 180 माइनस थीटा हो गया बच्चों। ठीक है ना, समझ में आया ये चीज़। अब आगे क्या करना है, आगे हम इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो देखो अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो कहीं इस डायरेक्शन में आएगा, और ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। और ये जो एंगल है इसे हम लोग किस नाम से अभी पुकारे हैं, अल्फा एंगल। क्लियर है बेटा। तो आर वेक्टर बराबर क्या हमने देखा, ए माइनस बी वेक्टर। क्लियर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर हमें फाइंड आउट करना हो बच्चों, तो हमें पता है कि इसको हम जनरली क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। और पीछे हमने इसका फार्मूला देखा ही है, क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस एन एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो कॉस 180 माइनस थीटा डिग्री। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है, ये हो जाएगा -2ab कॉस थीटा। क्योंकि 180 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जाता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाता है। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस का क्या होता है वैल्यू, माइनस कॉस हो जाता है ना। ठीक है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमने रिजल्टेंट यहाँ पे लिख दिया अच्छे से, इसको आप लोग नोट करिए।
ये रहा बच्चों रिजल्टेंट। किसी ने बोला भाई साहब हमें एंगल बताओ अल्फ़ा, तो बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, फिर से वही सारा काम होता है। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू फार्मूला वही रहेगा, थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बी साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों, होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे लिखनी हो, ठीक है, तो ये हमारा हो गया tan अल्फ़ा की वैल्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, b साइन थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा ही होती है, a माइनस बी कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू इस तरह से निकाली जाएगी। क्लियर है? और अल्फ़ा के बारे में अगर कोई पूछे तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स बी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक बच्चों, ये बात समझ में आ गया? ठीक है ना? तो इस तरह से निकालेंगे एंगल और रिजल्टेंट की वैल्यू। अब हम लोग को मान लो ऐसे दिया गया हो a माइनस बी वैक्टर, ये a वेक्टर है, ये a वेक्टर है बच्चों, और ये b वेक्टर है। किसी ने बोला भाई साहब हमको a माइनस बी निकालना है, अगर तो a माइनस बी निकालने का मतलब a को फाइनल पॉइंट मानेंगे फाइनल, और b को इनिशियल पॉइंट मानेंगे, इनिशियल पोजीशन मान लो या पॉइंट मान लो। ठीक है, इनिशियल पोजीशन मान लो या पॉइंट मान लो। क्लियर? तो जैसे मान लो, हाँ सिमिलरली यहाँ पे देखो दूसरे एग्जांपल, तो डायरेक्शन देखो ज़रा, हम a को अगर फाइनल लेंगे और b को इनिशियल लेंगे तो इनिशियल से फाइनल की ही तरफ वेक्टर जाएगा। ये देखो डायरेक्शन हमारा क्या है, a माइनस बी का i इस डायरेक्शन में है, a के हेड की तरफ। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? सिमिलरली अगर हम b माइनस ए कर रहे हैं तो b को हम क्या मानेंगे बच्चों, फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट, और a को हम क्या मानेंगे, इनिशियल पॉइंट। सिमिलरली बोला गया कि एक कार हमें इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है va वेलोसिटी से, सॉरी इसको हम सही से लिखते हैं बच्चों, ये है va वेलोसिटी से। किसी ने बोला एक कार जा रही है इधर, किसी ने बोला भाई साहब एक कार vb जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, b कार जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है vb वेलोसिटी से। तो हमें बताओ va माइनस vb बताओ, va माइनस vb। ठीक है, तो सबसे पहले आप b को उठा के इसे पैरेलल शिफ्ट आप कर देंगे, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपने vb को ऐसे शिफ्ट कर दिया। क्लियर? अब आपसे पूछा क्या गया है, va माइनस वी बी, तो va माइनस वी बी का जो डायरेक्शन होगा सॉरी ये गलत कर रहे हैं हम लोग, हेड और टेल दिमाग में होना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से ऐसे प्लेस कर देंगे किसको, vb को। ठीक है, तो va माइनस वी बी का जो डायरेक्शन होगा बच्चों ये हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या है, va माइनस वी बी की मतलब वैल्यू या डायरेक्शन बोल दो। ठीक है, अगर इसी सवाल में आपसे पूछा होता बच्चों कि फाइंड आउट vb माइनस va, ठीक है, vb माइनस va, तो हम डायरेक्शन रोटेट करके भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो vb माइनस va अगर आपसे पूछा होता तो क्या करते, सिमिलरली एज इट इज ऐसे रखने दो, ऐसे ही रहने दो सबको। ये vb है और बच्चों इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया है, va लिया है बच्चों। ठीक है, ये va है। अब आप क्या करोगे, जो पीछे हमने दिखाया है
कि जिसको बोला है इनिशियल मानने के लिए उसको इनिशियल, जिसको फाइनल बोला है फाइनल। तो बच्चों यहाँ से हमें पूछा क्या गया है, वी बी माइनस वी ए पूछा गया है। तो वी बी माइनस वी ए अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या करेंगे भाई साहब, वी बी माइनस वी ए यानी कि वी बी क्या है, फाइनल पोजीशन है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन उसका इधर हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन किसका है, वी बी माइनस वी ए का है। क्लियर है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन भी रिजल्टेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। बात समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों, इतना समझ में आया। ओके, तो जनरली क्या दिया है दो फोर्सेस हमारे पास हैं, F1 एंड F2। ठीक है बच्चों, बोला है F2 माइनस F1 फाइंड आउट करो। तो ठीक है, पहले डायरेक्शन देख लो, ईस्ट दिया है, उसके बाद में नॉर्थ दिया है, यानी कि अगर हम लोग ड्रॉ करें तो F1 है बच्चों ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट डायरेक्शन आपका हो गया। ये F1 है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है बच्चों, 500 न्यूटन दिया है। सिमिलरली ड्यू नॉर्थ दिया है, तो ये अगर हम लोग F2 मान लें बच्चों, तो F2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, मैग्नीट्यूड 250 दिया है, मैग्नीट्यूड 250 न्यूटन। और अगर इसे आई कैप और जे कैप में रिप्रेजेंट करें तो जनरली ये जे कैप हो जाएगा, और ये एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये आई कैप हो जाएगा बच्चों। क्लियर। अब आपसे पूछा है फाइंड आउट F2 माइनस F1। तो F2 माइनस F1 अगर आपको करना है तो ज्योमेट्रिकल तरीके से तो हमने पीछे देखा है कि अगर हमें माइनस किसी वेक्टर का निकालना है तो क्या करते हैं बच्चों, इस वेक्टर को ऐसे एज इट इज़ 180 रोटेट करवा देते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा F2 कैसा, माइनस में हो जाएगा। तो किसी ने बोला भाई रिजल्टेंट बताओ, तो रिजल्टेंट बच्चों क्या हो जाएगा। अब देखो इन्होंने पूछा F2 माइनस F1, एक्चुअल में क्या पूछा है F2 माइनस F1, तो एक्चुअल में इन्होंने माइनस किया है F1 को, तो हम लोग F2 को माइनस कर रहे थे। ठीक है बच्चों, हमें F2 को माइनस करना नहीं है, हमें F1 को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, F1 को माइनस कर देंगे। तो बच्चों अगर F1 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये जनरली इस तरह से हो जाएगा वेक्टर, F1 विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा F1। क्लियर है। इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट पूछा है F2 माइनस F1, तो F2 माइनस F1 करने का मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये फाइनल और माइनस इनिशियल, ये एक्चुअल में इस तरह से हो जाएगा बच्चों कुछ। ठीक है, दैट विल बी F2 माइनस F1। तो F2 माइनस F1 अगर हमें लिखना है तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख दो F2 माइनस F1 250 न्यूटन जे कैप माइनस 500 न्यूटन आई कैप, ये बच्चों हो जाएगा वेक्टर F2 माइनस F1। ठीक है, क्या है ये वेक्टर F2 माइनस F1। इसका डायरेक्शन देखो क्या है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये एक्चुअल में नॉर्थ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो F2 माइनस F1 की वैल्यू जनरली हमारी कितनी आ गई बच्चों, आया है माइनस 500 आई कैप प्लस 250 जे कैप, और क्योंकि ये फोर्स है तो ये किस में है, इसका यूनिट न्यूटन। क्लियर है बच्चों, दिस विल बी F2 माइनस F1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला है दो ऐसे वेक्टर हों A और B जो इंक्लाइन हो थीटा एंगल पे, है ना, और उनके बीच का रिजल्टेंट क्या हो बच्चों, C हो। फिर बोला गया है कि C ने A से जो एंगल बनाया वो बीटा बनाया। शर्त रखी गई है कि अगर A और B को हम लोग इंटरचेंज कर दें, है ना, इंटरचेंज अगर A और B को कर दे रहे हैं
then the resultant will have the same magnitude, direction, magnitude as well as direction, neither magnitude nor direction. तो ये रिजल्टेंट के बारे में पूछा है, तो ठीक है हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये ए वेक्टर हो और ये बच्चों हमारा बी वेक्टर रहा हो, है ना। दोनों के बीच में एंगल बोल दिया गया है थीटा है। क्लियर है। फिर बोला है भाई साहब ए और बी का जो रिजल्टेंट है, ए और बी का रिजल्टेंट है वो सी मान लो है, ये बच्चों सी हो गया अगर। फिर बोला है कि ए और सी के बीच में एंगल बन रहा है बीटा। क्लियर है, इतना समझ में आया। अगला इन्होंने बोला है, अगली बात इन्होंने बोली कि अगर ए और बी के पोजीशन को हम लोग क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो जहाँ ए था वहाँ बी और जहाँ बी था वहाँ ए आ जाए अगर। क्लियर है। देखो हमने पोजीशन इंटरचेंज कर दिया, ये यहाँ पे खिसक के चला आया और ये यहाँ पे खिसक के चला आया। ठीक है, ए और बी इंटरचेंज हो गया। अब बोला है कि बताओ सी का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या सेम होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सी रिजल्टेंट वेक्टर क्या सेम होगा इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, या सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होगा, या सिर्फ डायरेक्शन सेम होगा, या दोनों में से कुछ नहीं सेम होगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो अगर ए और बी के पोजीशन को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो बच्चों अभी भी ए से बीटा एंगल बनाएगा। ए से कितना एंगल बनाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा नया रिजल्टेंट, क्योंकि ये ए हो चुका है बी से रिप्लेस होके, और ये एंगल बन जाएगा क्या, ये एंगल हमारा होगा बच्चों बीटा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी के बीच का जो एंगल है वो तो कांस्टेंट है। ए और बी का एंगल अभी भी क्या है बच्चों, थीटा ही है। लेकिन ए और सी का रिजल्टेंट अभी भी क्या है, थीटा है। लेकिन ए और सी, बी और सी के बीच में जो पहले एंगल बन रहा होगा वही अंत में भी एंगल बनेगा, है ना। क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच का, ए और सी के बीच का अभी भी एंगल चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आया। ए और सी के बीच का जो एंगल है वो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जो सी का है वो तो अनचेंज रहा, क्योंकि दोनों के बीच में, ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल जो थीटा है वो पहले भी थीटा था, बाद में भी थीटा ही है। ठीक है, यानी कि अनचेंज हुआ है। तो बच्चों बी और ए के बीच का एंगल कांस्टेंट है, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट जो आएगा सी का वो इक्वल आएगा। ठीक है। लेकिन देखो सी एक बार हमारा इस डायरेक्शन में है, ये फर्स्ट पोजीशन अगर हम मान लें और ये सेकंड मान लें, तो फर्स्ट और सेकंड में सी में क्या आया है, डायरेक्शन में परिवर्तन हुआ है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का सेम रहेगा। ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन सही है, मैग्नीट्यूड हमारा सेम होगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है, बोला गया है कि टू वेक्टर्स A and B lie in a plane, another vector C lie outside this plane, the resultant A plus B of these three vectors can be 0, cannot be 0, lies in the plane A plus B lies in the plane A minus B। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास ये तीन हमारे पास वेक्टर रहे हों, तीनों वेक्टर के बारे में बोला गया है। ये A है, ये B है, ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, और ये C है, इसके आउटसाइड लाई कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है ये आपको, ये थोड़ा नहीं दिख रहा है, इसको हम चेंज करते हैं, ये इस तरह से है। ठीक है बच्चों, ये A है और ये B है, ये वेक्टर हमारा B है, ये A, ये B मान लो, और ये उसके परपेंडिकुलर है, आउटसाइड टू द प्लेन लाई कर रहा है, ये C वेक्टर है। ठीक है बच्चों, ऐसे देखो। ठीक, तो बोला गया है A और B प्लस C का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ लाई करेगा। तो देखो A और B का जो अगर हम ऐड करें, A प्लस B करें, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इसके और इसके बीच में आएगा। मान लो ये वेक्टर है हमारा, ठीक है,
थोड़ा कुछ इस तरह से आएगा, थोड़ा पकड़ने में दिक्कत हो रही है। मान लो ये है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये इसका रिजल्टेंट है, ए प्लस बी का ये रिजल्टेंट है, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, इसका वैल्यू है ए प्लस बी, और ये बच्चों सी वेक्टर है। तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट हम लोग ऐड करेंगे तो किधर आएगा, कहीं इस प्लेन में आएगा, देख रहे हो, इस प्लेन में कहीं जा रहा है। क्लियर है? यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो रिजल्टेंट होगा, ए प्लस बी और सी वेक्टर का जो प्लेन होगा उस प्लेन में लाई करेंगे, यानी कि ये वाला प्लेन, ठीक है, इस वाले, ये सी वेक्टर है और ये ए प्लस बी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस प्लेन में लाई करेगा। क्लियर है? तो इसमें से कोई ऑप्शन सही है क्या? देखो, कैन नॉट बी जीरो। देखो मैग्नीट्यूड जो इन दोनों वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जीरो नहीं होने वाला है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो किसी भी सूरत में जीरो नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 180 पे नहीं है कि अब ऐड करेंगे तो घट जाएंगे और जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों 90 पर हैं, तो 90 डिग्री पर हैं, तो ऐड करने पे जीरो इन दोनों का मैग्नीट्यूड नहीं होगा। क्लियर है? और इसका ये इन दोनों का ए प्लस बी प्लस सी का ये रिजल्टेंट है, तो देखो इसकी तो कुछ मैग्नीट्यूड है ही है, पहले तो मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये दोनों यानी कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा है, ये ए प्लस बी एंड सी वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहा हूँ उस प्लेन में लाई कर रहा है। तो इसमें से जो ऑप्शन है इस सवाल में, देखो जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, कैन नॉट बी जीरो, इन वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं होगा। क्लियर है? बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड सी, इतना दिया है यूनिट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बच्चों दिया गया है कि अगर मान लो ये हमारा ए वेक्टर हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड इन्होंने दिया है 12 यूनिट दिया है, 12 यूनिट, सॉरी ये 12 यूनिट दे रखा है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि a की वैल्यू 12 यूनिट दे रखा है, और मान लो b ऐसे कुछ हो तो ये b वेक्टर है और b का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है इन्होंने 5 यूनिट दे रखा है। ये मान लो c रहा हो बच्चों, c रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में, तो c का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना दे रखा है इन्होंने, 13 यूनिट दे रखा है। पूछा है इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो देखो कर लो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू जनरली क्या होता है, मॉड ऑफ सी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर जनरली क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा बच्चों, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। तो अगर इसे हम सॉल्व करना चाहें तो ये 13 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू, सॉरी ये 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 25, दोनों को ऐड करोगे और ये हो जाएगा 169, तो ये दोनों आपस में ऐड होके 169 हो जाएंगे और ये कट जाएगा, यानी कि 12 इंटू 2 इंटू 5 ये हो जाएगा बच्चों 120 कॉस थीटा की वैल्यू जो हमारी आई है यहाँ पे इक्वल टू 0 आई है बच्चों, ठीक है। तो जनरली 0 डिवाइड बाई 120 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ रही है बच्चों कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आपस में मिलके क्या हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। इस तरह से ए वेक्टर है बच्चों और ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो ये ऐसे भी सोच सकते हो या ऐसे सोच सकते हो कि भाई साहब जो
इन दोनों का रिजल्टेंट है वो ऐसे है सी। ठीक है बच्चों, ऐसे भी सोच सकते हो, या सी इसको भी कंसीडर कर सकते हो, ये वाला भी सी हो सकता है। तो ये हमारा हाइपोटेनस आएगा, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो हमारा एंगल आ रहा है कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 90 डिग्री होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है P प्लस क्यू इज इक्वल टू P माइनस क्यू। तो P प्लस क्यू पहले ऐसे लिख लो, बराबर है P माइनस क्यू के। तो बच्चों देख लो, ये हो जाएगा P से P कैंसिल हो गया, तो 2Q की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, इक्वल टू 0 आ गई, यानी कि Q वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो बच्चों Q की वैल्यू जो है मॉड ऑफ Q यहाँ पे जनरली एक नल वेक्टर है, इसे बोल सकते हो नल वेक्टर, नल या जीरो वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर ये है, क्लियर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, Q की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 है। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ। सम और डिफरेंस दो परपेंडिकुलर वेक्टर का, मान लो ये A है और ये हमारा बच्चों मान लो B रहा हो, तो एक बार A प्लस B करोगे, इक्वल वेक्टर हैं तो ये दोनों 45 एंगल बनाएंगे यहाँ से। और अगर A और B का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो बच्चों इनका जो रिजल्टेंट होगा, इसको R1 अगर हम लोग मान ले तो ये हो जाएगा A प्लस B, और रिजल्टेंट की वैल्यू अगर R1 हम लिखने जाएंगे तो यह आएगा √2A या √2B, इसको √2B भी लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर है, समझ में आया ये चीज। नेक्स्ट, अगर हम लोग A माइनस B करें, या सम एंड डिफरेंस बोल रहा है, ऐसे कर दें, चलो A माइनस B कर दो या B माइनस A कर दो, जो भी करना है कर दो। तो A माइनस B कर दें, सॉरी B माइनस A कर दें, ऐसे कर दें, है ना। तो अगर ये मान लो हमारा क्या है, B वेक्टर है, हमने भी A को रिवर्स कर दिया। क्लियर है बच्चों, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये 90 डिग्री है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बच्चों इसका जो रिजल्टेंट होगा वो √2A या √2B हो जाएगा। क्लियर है, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से एंगल जो यहाँ से बना रहा है ये भी 45 होगा बच्चों, और ये भी 45 होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी पहले भी केस में कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग मान लें R2 वेक्टर, तो ये R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं आया, हाँ डायरेक्शन चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट है एक्चुअल में R2 की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, B माइनस A वेक्टर, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, और यहाँ हम R1 की वैल्यू लिख सकते हैं B प्लस A वेक्टर। ठीक है, लिख सकते हैं। क्लियर है, तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, देखो जरा ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे R1 और R2 को ऐसे खींचें, एक में कर दें, तो ये देखो ये हमारा हो जाएगा माइनस A वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऑफ A, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा R2। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, 45 आया है। तो बच्चों 45 और 45 के बीच में एंगल अगर हम लोग देखें तो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है या 90 आ रहा है, नहीं 45 और 45 दोनों का एंगल देख रहे हैं बच्चों, तो ये एंगल कितना आ रहा है, R1 और R2 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और R1 और R2 का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें,
of equal length and have the acute angle between them of equal length and have the obtuse angle between them are perpendicular to each other and are of different length also perpendicular to each other and are equal length। तो बच्चों ये क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से और क्या हैं, इक्वल लेंथ के हैं, √2a या √2b के ही हैं दोनों। ठीक है, समझ में आ गया ये। तब ऐसी कोई बात पढ़ा दी गई हो जो आपको समझो, आप लोग समझने की कोशिश करो और आपके समझ में ना आए। कोशिश आपको करना है बहुत ही अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। जब सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे तो ये प्रोसीजर जैसे मैं कर पा रहा हूँ जल्दी से, आप लोग भी ट्राई करते करते आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छा खासा, आप लोग भी जल्दी से सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ OA, OB एंड OC अगर मैग्नीट्यूड सबका R हो। तो बच्चों अगर देखो A और C के बारे में हम लोग देखें तो दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे हैं और सबका मैग्नीट्यूड इक्वल दिया है, लेंथ ऑफ द वेक्टर सारे के इक्वल हैं। तो बच्चों अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे A और C का मैग्नीट्यूड तो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। और हमने पीछे देखा इसका जो रिजल्टेंट होगा अगर सेम होता है मैग्नीट्यूड तो √2a था, अगर a बराबर b था। तो यहाँ पे देखो वेक्टर OC और वेक्टर OA वेक्टर OB सारे के सारे क्या हैं, सबके मैग्नीट्यूड स्मॉल r हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा A और C का रिजल्टेंट बच्चों √2r। अब हमारे पास क्या है, दोनों का क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है तो tan अल्फ़ा अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो AO का मॉड डिवाइडेड बाई OC का मॉड, यही एंगल हम लोग लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R/R, ये कट के बच्चों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और tan अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ रही है, दैट मीन्स कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 45 है। तो रिजल्टेंट से और C वेक्टर से या A वेक्टर से जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है। तो यानी कि B वेक्टर OB वेक्टर के ही अलॉन्ग रिजल्टेंट होगा A और C का। क्लियर है, तो इसको अब देख लो, ये R लेंथ का हो गया कौन, ये O है और ये B है, और A यानी कि OA और OC का जो रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में आया है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। इसका जो लेंथ है बच्चों कितना है, ये √2r है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक O से लेके मान लो एक कोई थर्ड पॉइंट हो, ये D मान लो, तो ये OD वेक्टर जो है बच्चों ये रिजल्टेंट है OC और OA का रिजल्टेंट है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है √2r है। क्लियर है बच्चों, और इसका डायरेक्शन क्या है, OB के ही डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो R प्लस √2r लिख देंगे बच्चों। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2.41 R आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ OA, OB एंड OC। क्लियर है, समझ में आया बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। देखो एंगल बिटवीन टू फोर्सेस का मतलब यहाँ थीटा से है ना। जैसे मान लो F1 है बच्चों और ये F2 वेक्टर है। क्लियर है, शुरू में दोनों के बीच में एंगल थीटा हो तो थीटा को हम लोग जनरली 0 रखें, एक बार 90 रखें और एक बार 180 रखें। ठीक है, तो देखो हमारा थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करें, इसको मान लो O, तो देखो अगर हम थीटा 0 रख दें किसके बीच में, F1 और F2, यानी कि F2 कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये F2 कुछ ऐसे हो जाएगा इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में F2 क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब धीरे धीरे हम लोग F2 का इंक्लाइनेशन बढ़ा रहे हैं, कभी यहाँ पे होगा F2, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा और कभी यहाँ पे होगा। ठीक है,
ये F2 का इंक्लाइनेशन है, F2 ऐसे जाता जा रहा है, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। क्लियर है बच्चों? ये F2 है, F2 है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, ये F2 है बच्चों। ठीक है, तो देखो F1 और F2 के बीच रिजल्टेंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मान लो इनका रिजल्टेंट R जो होता है बच्चों, क्या होता है फार्मूला, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा होता है बच्चों। यानी कि सारा खेल किसका है, कॉस थीटा का है। तो बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, मैग्नीट्यूड यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर भी अपना वैल्यू चेंज करेगा। तो देखो हमें पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू, अगर हम लोग थीटा की वैल्यू 0 रख दें तो कॉस 0 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू में पता है कितनी होती है, 1 होती है ना। तो उस केस में बच्चों जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो तो रिजल्टेंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है ना। यानी कि ये सीधे सीधे हो जाता है F1 प्लस F2। F1 प्लस F2 वेक्टर सीधे ऐड हो जाएगा और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा कितना हो जाएगा, अगर ये देखो 0 ये 1 हो गया बच्चों, तो जो रिजल्टेंट आएगा मैक्सिमम उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो चुकी है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, R मैक्सिमम इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 प्लस F2 का स्क्वायर। तो बच्चों इसे जनरली हम लोग लिख सकते हैं ऐसे F1 प्लस F2। ठीक है, ये बात समझ में आई, ये बात आप लोग के समझ में आ गई। तो जनरली जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है तो उनके मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट मिल जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब अगर किसी ने बोला थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो बच्चों थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाती है। पीछे हमने एग्जांपल देखा था, कॉस 90 वैल्यू था वहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल्स टू हो जाता है बच्चों रिजल्टेंट की वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी? क्लियर है बच्चों? तो इस केस में रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा, अगर रिजल्टेंट हमें इस केस में कैलकुलेट करना हो तो सिंपली हो जाता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। क्लियर है? और अगर थीटा की वैल्यू बच्चों 180 डिग्री हो जाए, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो रिजल्टेंट उस केस में मिनिमम आता है बच्चों, और ये होता है F1 माइनस F2। देखो यहाँ पे F2 अगर क्या हो रहा है, यहाँ कम्प्लीटली माइनस हो जा रहा है बच्चों, तो F1 और F2 एंटी पैरेलल वेक्टर बन जा रहे हैं। दोनों के बीच में एंगल कितना आ जा रहा है, ये देखो यहाँ से रोटेट करते हुए यहाँ पे पहुँचे हम लोग, तो ये 180 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो इस केस में जो R मिनिमम का मैग्नीट्यूड आएगा वो हो जाएगा बच्चों F1 माइनस F2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमें समझ में आया कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट निकालना हो, किसी भी दो वेक्टर को ऐड करके अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और अगर हमें मिनिमम फाइंड आउट करना होगा तो दोनों के बीच का एंगल हम क्या कर देंगे बच्चों, 180 कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इसका आंसर देखो क्या हो रहा है,
जैसे जैसे हम थीटा इंक्रीज करते जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड बच्चों क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल्स टू 2 + 3 एंड b इज इक्वल्स टू 5 - 6j। a इज इक्वल्स टू 2i + 3j एंड b इज इक्वल्स टू 5i - 6j। मैग्नीट्यूड ऑफ a + b निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ a + b निकालना है तो लिख दो a + b इज इक्वल्स टू i जो x डायरेक्शन में वेक्टर उनको ऐड कर दो, तो ये हो गया बच्चों 7i, और j एक्सिस पे जितने वेक्टर हों उनको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा -3j। तो a + b का ये वैल्यू हो गया, सॉरी वेक्टर है a + b 7i - 3j। इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें कैलकुलेट करना हो बच्चों तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना है तो वही चीज़ करें जैसे हमने पीछे सीखा था। तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा √58 यूनिट्स। क्योंकि कोई यूनिट नहीं दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे यूनिट्स लिख देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो टॉपिक हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में देखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्लियर है। और आई होप आपको लास्ट वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग का बेसिकली अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर फिनिश हो चुका है। आगे हम लोग वेक्टर के मल्टीप्लिकेशंस पे फोकस करेंगे। ठीक है बच्चों।